Hello students, welcome back to my class. So today I am going to teach you a very important topic from creative writing skills, that is speech and debate. Speech and debate are very important for both the classes 11th and 12th, but most important for class 12, that is a board class. And this particular question carries a lot of weightage, that's why it's more important. So let's discuss the division of marks prescribed for this particular question. In speech and debate, there is 1 marks for format, that means नाम और टाइटल लिखने के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा. कंटेंट लिखने के लिए the content that should be relevant and pertinent to the topic, तो उसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलेगा. और लास्ट में एक्सप्रेशन के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे. दैट मीन्स फॉर एक्यूरेसी ऑफ लैंग्वेज, ग्रामर, स्पेलिंग्स, पंक्चुएशंस, इन सारी चीजों के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे. तो टोटल वेटेज इस क्वेश्चन की हो गई 10 मार्क्स. लेकिन in wake of corona pandemic, where a lot of changes have been prescribed in the syllabus, this year the weightage of this question is 5 marks. That means 1 marks for format, 2 for content and 2 for expression. अगर आपको आर्टिकल लिखना आता है तो आप एक स्पीच भी बहुत आराम से लिख सकते हैं. In order to write an speech effectively, you should remember this word coder, where C stands for collect, O for organize, D for draft, E for edit and R for redraft. तो सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िए. जो वर्बल इनपुट है उसको बहुत ध्यान से पढ़िए और उसमें जो आपका टॉपिक है, जो आपका इशू है, ऑन विच यू नीड टू प्रिपेयर द स्पीच, उससे रिलेटेड डेटा, इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स को कलेक्ट करिए रफली. उसके बाद रफली ही आप उस कंटेंट को ऑर्गेनाइज कर लीजिए कि किन पैराग्राफ में आपको क्या क्या कंटेंट डालना है. इसको ध्यान में रखते हुए आप अपनी स्पीच को ड्राफ्ट करिए. उसके बाद उसमें जो एडिटिंग करनी है वो एडिटिंग करिए. एडिटिंग करते समय आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारी चीजें जो रह गई हैं उनको आप इंक्लूड कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें जो रिपीटेड आ गई हैं या अनइम्पॉर्टेंट चीजें हैं उनको आप रिमूव कर सकते हैं. इसके अलावा यू नीड टू एडिट द मिस्टेक्स दैट हैव बीन कमिटेड व्हाइल ड्राफ्टिंग द स्पीच. सबसे लास्ट में एडिटिंग करने के बाद आपको एक बार फिर से रीड्राफ्ट करना है और देखना है कि आपकी स्पीच पूरे तरीके से सही है कि नहीं है. अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो यू कैन वेरी वेल बी एबल टू ड्राफ्ट एन इफेक्टिव स्पीच. नाउ लेट्स मूव ऑन टू डिबेट. तो डिबेट जो होती है वो टेक्निकली तो स्पीच की तरह ही होती है, यानी ड्राफ्टिंग तो डिबेट की भी हम कहीं ना कहीं स्पीच की तरह ही करते हैं, लेकिन ये स्पीच से डिफरेंट होती है. डिफरेंट किस सेंस में होती है? जब हमसे किसी टॉपिक पर स्पीच लिखने को कहा जाता है तो हम उसका एक ओवरऑल रिव्यू करते हैं. उस प्रॉब्लम का, उस टॉपिक के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को, नेगेटिव एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं, उसको पूरा एनालाइज करते हैं और एक ऑब्जेक्टिव व्यू पॉइंट होते हैं जिसे रिफ्लेक्ट किया जाता है स्पीच के रूप में. लेकिन डिबेट में ऐसा नहीं होता. जनरली डिबेट इज अ कॉन्टेस्ट, क्योंकि ये तो एक कॉन्टेस्ट होता है, ये कॉम्पिटिशन होता है in the form of an argument or discussion. We are supposed to analyze only the positive aspects or the negative aspects of the issue. यानी या तो हमको सिर्फ उसके पक्ष की बात करनी होती है या उसके विपक्ष की बात करनी होती है. तो ये स्पीच से थोड़ा सा डिफरेंट होता है. Now let's talk about the format of the speech. If you have witnessed the new question papers or the marking scheme of the previous year, you can see that name and title is supposed to be included in the format of a speech. तो इसके लिए हम ऐसे लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे गुड मॉर्निंग टू ऑल, क्योंकि 99% केसेस में आपको जो स्पीच तैयार करनी होती है इट इज सपोज टू बी प्रेजेंटेड इन द मॉर्निंग असेंबली. और अगर कुछ क्लियर नहीं दिया हुआ है तब भी गुड मॉर्निंग इज एप्लीकेबल टू ऑल. तो आप स्टार्टिंग करेंगे गुड मॉर्निंग टू ऑल से. ये इजीएस्ट फॉर्म है सैल्यूट करने की, ग्रीटिंग्स देने की. इसके अलावा इफ यू वांट टू यूज सम
decorative language, so you can use respected principal, teachers and all my dear friends, a warm good morning to all of you. दोनों ही phrases अपने आप में complete हैं और ठीक है, तो आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं. इसके बाद इस लाइन को छोड़ देंगे और एंड न्यू लाइन पे आप लिखेंगे I dash am here. यहाँ dash में you are supposed to write the name of the writer, the one who is writing the report. This name you are going to get in your verbal input, that means the question. So you will write I dash 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 am here to express my views on the topic or about डैश डैश डैश. यहाँ आप उस टॉपिक को इंक्लूड करेंगे जो आपको क्वेश्चन में मिलेगा. सपोज करिए टॉपिक है आपका द फ्यूचर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन इंडिया. अगर इस टॉपिक पर आपको लिखना है तो आपका जो डिक्लेरेशन ऑफ टॉपिक होगा वो इस तरीके से होगा आई XYZ am here to express my views on the topic the future of information technology in India. ठीक है. You can also put the title in the inverted commas if you need. इसके अलावा एक एक्सेप्शन भी होता है. कई बार क्वेश्चन में दिया होता है that you need to present your speech on a particular occasion. किसी ओकेजन पर आपको अपनी स्पीच देनी है. फॉर एग्जाम्पल you need to deliver a speech on the importance of cleanliness on the occasion of गांधी जयंती. तो अगर ऐसे क्वेश्चन आया है तो आप लिखेंगे स्टार्टिंग में लिखेंगे गुड मॉर्निंग टू ऑल, तो आपका ऐसे ही रहेगा. इसके बाद नीचे वाली लाइन में आप लिखेंगे टुडे ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ गांधी जयंती आई XYZ am here to express my views on the topic the importance of cleanliness. तो इस तरीके से आप अपने टॉपिक को डिक्लेयर कर देंगे. तो फॉर्मेट में गुड मॉर्निंग टू ऑल, उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ टॉपिक इंक्लूड होता है. इनको फॉलो करके अगर आप इतना लिख देंगे तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा. जब बात हो डिबेट के फॉर्मेट की तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होता है स्पीच से. सिर्फ ध्यान ये रखना है that while delivering a debate you are going to be judged by someone. तो आप ग्रीटिंग देते समय आप स्टार्ट करेंगे ऑनरेबल जजेस एंड रिस्पेक्टेड गेस्ट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल. तो इसमें आपने सबको एक साथ ग्रीट कर दिया. इसके बाद आई डैश स्टैंड हियर टू एक्सप्रेस माई व्यूज, यहां तक कॉमन है स्पीच की तरह. ध्यान रखना है आपको आगे जहां आप लिखेंगे इन फेवर ऑफ और अगेंस्ट द मोशन. तो यहां आपको क्लियरली लिखना है whether you are going to write about in favor of the topic or against the topic. ठीक है, तो फेवर में लिखने जा रहे हैं तो इन फेवर ऑफ और अगेंस्ट लिखने जा रहे हैं तो अगेंस्ट. फॉर एग्जाम्पल टॉपिक है आपका दैट यू हैव टू राइट अ रिपोर्ट ऑन द टॉपिक द नीड ऑफ मोबाइल फोन फॉर स्टूडेंट्स. तो अगर आपको फेवर में लिखना है तो आप लिखेंगे I XYZ stand here to express my views in favor of the topic the need of mobile phone for the students. अगर अगेंस्ट लिखना है तो आप लिखेंगे I XYZ stand here to express my views against the motion the need of mobile phone for the students. ध्यान सिर्फ ये रखना है that before starting you should be very clear whether you are going to write about in favor of the topic or against the topic. क्योंकि एक बार आपने स्टार्ट किया तो आपको क्लियरली उस एक लीनिएज पर ही चलना पड़ेगा. या तो आप सिर्फ उसके बारे में पॉजिटिव बातें करेंगे अगर उसके फेवर में लिख रहे हैं, और अगर अगेंस्ट में लिख रहे हैं तो आपको उसके अपोज में बात करनी पड़ेगी. Here I would like to point out some mistakes that are often committed by the students. The first thing is that students think that debate and speech are always asked in pair. एक्चुअली ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग कंपोजिशन में होता है तो बच्चों को अक्सर ऐसा लगता है कि डिबेट और स्पीच जो है वो पेयर में पूछे जाएंगे और उनके पास ऑप्शन रहेगा. तो अगर वो स्पीच या डिबेट में से कोई भी एक चीज तैयार कर लेते हैं तो उनका काम चल जाएगा. बट माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट फिक्स्ड. ये डेफिनेट नहीं है. अगर आपने पुराने कुछ सालों के पेपर देखे हैं तो आप देख सकते हैं कि ये फिक्स नहीं है. कई बार रिपोर्ट और स्पीच का कॉम्बिनेशन आ जाता है और कई बार आर्टिकल और डिबेट का कंपटीशन आ जाता है. कई बार डिबेट और स्पीच के बीच में से भी एक करने के लिए आ सकता है. तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड विथ
एवरीथिंग। नेक्स्ट है नॉट ऑर्गेनाइजिंग योर थॉट्स बिफोर स्टार्टिंग। कई बार बच्चे डायरेक्टली लिखना शुरू कर देते हैं और इससे क्या होता है कि कई अनइम्पॉर्टेंट चीजें जो है वो रिपीटेडली यूज होती रहती हैं स्पीच में और या डिबेट में, और कई बार कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो मिस हो जाती हैं, और जब हम कंप्लीट कर चुके होते हैं तब हमें याद आता है कि लो, हमें तो ये भी लिखना चाहिए था, ये भी इसमें यूज हो सकता था। इसीलिए जब मैंने कोडर की बात करी थी तो उसमें 2 पॉइंट्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो था आपका फर्स्ट C for collection. That means you should collect all the information related to the टॉपिक बिफोर हैंड। आप पहले से ही उस सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लीजिए और फिर ऑर्गेनाइज कर लीजिए कि किस पैराग्राफ में आपको कौन सा कंटेंट डालना है। इससे क्या है, कोई भी अनइम्पॉर्टेंट चीज जो है वो छूटेगी नहीं और अनइम्पॉर्टेंट चीजों की रिपीटेशन होने की प्रोबेबिलिटी भी कम होती जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट है गलती जो बच्चे करते हैं वो है नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम अ न्यू पेज। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, इसकी वेटेज बहुत ज्यादा होती है, तो ये बहुत अच्छे से प्रेजेंटेबल होना चाहिए। एग्जामिनर को लगना चाहिए कि आपने इक्वली वेटेज उस क्वेश्चन को दिया है अटेंड करते समय। तो क्या करना है आपको, आप नए पेज से स्टार्ट करिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर डालिए और नए पेज से स्टार्ट करिए और जब प्रॉपर सीक्वेंसिंग करेंगे, प्रॉपर प्रेजेंटेशन करेंगे, आपके पैराग्राफ्स क्लियरली विजिबल होंगे, तो इट विल क्रिएट अ पॉजिटिव इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर और वो आपको एक्सप्रेशन वाले पार्ट में भी ज्यादा मार्क्स देगा। नेक्स्ट है ड्रॉइंग अ बॉक्स इज नॉट रिक्वायर्ड। तो ये बच्चे कई बार डाउटफुल होते हैं कि स्पीच या डिबेट लिखते समय ड्राइंग करनी है, बॉक्स ड्रॉ करना है या नहीं करना है। तो इससे रिलेटेड कोई भी फिक्स रूल नहीं है, आप चाहे तो ड्रॉ कर सकते हैं और ना चाहे तो ना करें, इसके कोई भी मार्क्स नहीं है, इसका कोई भी रेलिवेंस नहीं है। तो ये ड्रॉइंग द बॉक्स जो है, यू कैन इग्नोर ड्रॉइंग अ बॉक्स। कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए, तो ये बातें, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है टाइम मैनेजमेंट की। ठीक, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा वेटेज है इस क्वेश्चन की, तो टाइम भी बहुत लगता है क्योंकि पहले आप फैक्ट सोचेंगे, फिर उनको कलेक्ट करेंगे, फिर उनको ऑर्गेनाइज करेंगे और उसके बाद अपना स्पीच ड्राफ्ट करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये 12 से 15 मिनट में आपका हो जाना चाहिए और मैक्सिमम जो टाइम आपको इसे देना है वो देना है 20 मिनट्स का। 20 मिनट्स में आप जितना लिख पा रहे हैं, जितना डाल पा रहे हैं अपने स्पीच में या डिबेट में, वो आपको डालना है, इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं देना है। कहीं ऐसा ना हो कि ये करने के चक्कर में जो और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जहां पर आप और स्कोर कर सकते हैं वो छूट जाए, क्योंकि यहाँ तो मैक्सिमम आपको अगर 10 में से मार्क्स मिलने हैं तो 10 में से ही मिलेंगे, 10 में से 11 तो मिल नहीं जाएगा। तो यहाँ आप 3 पेज लिखे जा रहे हैं, 4 पेज लिखे जा रहे हैं, उसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक, तो आप बिल्कुल वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए, अपने टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए, कितना पेपर आपका बचा है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को 15 से 20 मिनट के अंदर खत्म करने की कोशिश करेंगे। देन वी शुड मूव ऑन टू द word limit. The word limit that has been given in your question is 150 to 200। लेकिन हम ये भी अच्छे से जानते हैं कि पेपर में कोई भी बच्चा वर्ड्स को काउंट करके तो एटलीस्ट नहीं लिखता है। ठीक है, हम गिनने नहीं बैठेंगे वहां पे कि हमने 150 वर्ड लिखे हैं या 200 वर्ड्स लिखे हैं। देखिए, वैसे तो लिखा ही होता है कि इफ यू एक्सीड द वर्ड लिमिट्स द मार्क्स विल बी डिडक्टेड। तो लेकिन एग्जामिनर जो है वो जनरली कोशिश करता है कि बच्चे को अननेसेसरी पेनलाइज ना किया जाए और अननेसेसरी मार्क्स डिडक्ट ना किया जाए। तो इतना ज्यादा भी नहीं लिख देना है कि वो मजबूर हो जाए और आपका इंप्रेशन आपका खराब हो जाए और वो मार्क्स उसको डिडक्ट करने पड़े, और इतना छोटा भी नहीं हो कि वो बहुत ही अनइम्प्रेसिव लगे। तो आपको क्या करना है, आपको 1.5 से 2 पेज के बीच का स्पीच या 1.5 से 2 पेज की डिबेट जो है वो आपको लिखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मान लीजिए आपका सारा पेपर हो चुका है और आप बी सेक्शन ही कर रहे हैं, आप राइटिंग सेक्शन ही कर रहे हैं और आपके पास अभी भी टाइम भी बचा हुआ है एंड यू हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज इन योर माइंड, जो और कंटेन किए हुए हैं आइडियाज जो आप अपने स्पीच में डाल सकते हैं, तो आप डाल भी सकते हैं। डोंट वरी अबाउट द वर्ड लिमिट और द पेज लिमिट की नहीं भैया 2 पेज ही था, हमें तो 2 पेज, अब मुझे आ तो बहुत कुछ रहा है, टाइम भी मेरे पास
पास आधा घंटा पड़ा हुआ है, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे तो इतना ही लिखना है। तो इसके बारे में ज्यादा बॉदर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर्स अननेसेसरी मार्क्स नहीं काटेगा। नेक्स्ट है आपका पैरास कितने होने चाहिए। तो पैरास जो है वो इस क्वेश्चन में आपको 3 to 4 होने चाहिए, ठीक है। तो 3 या 4 पैराग्राफ आपके होने चाहिए। अगर वैल्यू कम है क्वेश्चन की, जैसे फॉर एग्जांपल दिस ईयर द क्वेश्चन विल हैव द वेटेज ऑफ ओनली 5 मार्क्स, तो आप यहाँ से या तो पैराग्राफ्स को छोटा कर सकते हैं या फिर पैराग्राफ्स को कम कर सकते हैं। तो 3 से 4 पैराग्राफ तो होने ही चाहिए। और सबसे लास्ट में यू हैव टू पुट थैंक यू एट लास्ट। जहां आपने खत्म किया है उसके बाद नई लाइन पर आप थैंक यू जरूर लिखेंगे। याद रखिएगा, व्हेन यू आर राइटिंग अ डिबेट और अ स्पीच, यू आर सपोज टू पुट थैंक यू एट लास्ट। जब तक आप थैंक यू नहीं लिखेंगे, एग्जामिनर को इंप्रेशन जाएगा कि आपने अपनी बात अभी खत्म नहीं की है। इन केस आपने सफिशिएंट नहीं लिख पाया है, कंटेंट नहीं लिख पाया है, आपका टाइम लिमिट ओवर हो गया, एग्जामिनर कॉपी छीनने के लिए खड़ा हुआ है, आपके 2 ही पैराग्राफ्स हुए हैं, आपका 1.25 पेज हुआ है या 1.5 पेज हुआ है, उससे ज्यादा नहीं हो पाया है, तो डोंट बॉदर, जस्ट राइट थैंक यू इन द बॉटम। और एग्जामिनर को ये इंप्रेशन जाएगा कि आपने अपनी बात को कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो ये थैंक यू लिखते ही आपका एक जो फिनिशिंग जो है फिनिशिंग लाइन है, थैंक यू जो इट वर्क्स एज अ फिनिशिंग लाइन, और एग्जामिनर को ये इंप्रेशन देता है कि आपका जो कंटेंट था वो कंप्लीट हो गया है। तो लास्ट में आप थैंक यू जरूर डालेंगे। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, जिनमें से फर्स्ट है राइट क्वेश्चन टाइप ऑन टॉप। ठीक, ये बहुत जरूरी है। कई बार एग्जामिनर को लाइन दूसरी लाइन तक पढ़ते पढ़ते क्लियर नहीं होता कि बच्चा स्पीच लिख रहा है कि डिबेट लिख रहा है, क्योंकि आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि फॉर्मेट में, यानी जो डिक्लेरेशन ऑफ टॉपिक होता है उसमें बहुत माइन्यूट चेंज होता है। तो कई बार क्या होता है, एग्जामिनर जब तक इन फेवर ऑफ और अगेंस्ट पे पहुंचता नहीं है तब तक उसको पता नहीं चलता कि बच्चा जो है वो स्पीच लिख रहा है या फिर डिबेट लिख रहा है। तो आपको करना क्या है, आप सिंपल लिखेंगे आंसर नंबर दिस एंड दिस, और ऊपर लिख देंगे कि आप स्पीच लिख रहे हैं या फिर डिबेट लिख रहे हैं। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर फॉर्मेट, लेकिन अलग से सबसे ऊपर नए पेज पे, मैंने आपको बताया नए पेज पे आंसर स्टार्ट करना है। आपने आंसर नंबर डाला मार्जिन में, और पेपर के ऊपर टॉप पर आपने लिख दिया स्पीच, और उसके बाद अपनी स्पीच लिखना शुरू किया। ऊपर लिख दिया डिबेट, और उसके बाद आपने डिबेट लिखना शुरू किया, ताकि क्वेश्चन देखते ही एग्जामिनर को तुरंत पता चल जाए कि बच्चा डिबेट लिख रहा है या स्पीच। डोंट बी अफ्रेड ऑफ कटिंग्स। कई बार क्या होता है कि गलती हो जाती है, अब बच्चा बैठा हुआ सोच रहा है, नर्वस हो रहा है, घबरा रहा है कि क्या करूं। तो अगर कटिंग हो जा रही है तो उससे डरने की जरूरत नहीं है, बस जो कटिंग आपको करनी है वो नीटली करनी है। फॉर एग्जाम्पल एक बार लिख दिया और उसको एक लाइन से कैंसिल कर दिया, बस। इसके अलावा बार बार कच्चा पिच्ची करने की जरूरत आपको नहीं है, उसको पूरे तरीके से रब करने की भी जरूरत आपको नहीं है। आप सिंपल एक बार लिख के उसको कट कर सकते हैं इफ यू रिक्वायर टू कट समथिंग। So leave a blank line for paragraph distinction. Presentation is very important in long composition. जब भी आप long composition का कोई question करते हैं, whether it is article, it is report और speech और debate, पैराग्राफ डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर पैराग्राफ अपने साथ एक अलग आइडिया लेके चलता है। तो पैराग्राफ डिस्टिंक्शन दिखाने के लिए क्या करते हैं, हम एक पैराग्राफ के बाद दूसरा पैराग्राफ शुरू करने से पहले हम बीच में एक लाइन ब्लैंक छोड़ते हैं। ठीक, समझ गए आप? मान लीजिए आपने फर्स्ट पैराग्राफ लिखा है और फर्स्ट पैराग्राफ आपका 4th लाइन के बीच में खत्म हुआ है, आप उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद एक लाइन ब्लैंक छोड़िए और फिर अगली लाइन के बीच से आप अपना नया पैराग्राफ स्टार्ट कर सकते हैं। तो जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो योर पैराग्राफ विल बी क्लियरली विजिबल, बहुत ही ज्यादा डिस्टिंग्विश्ड फॉर्म में वो विजिबल रहेंगे, एग्जामिनर को दिखते रहेंगे। तो ये प्रेजेंटेशन के लिहाज से बहुत जरूरी है, जो कि आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद करते हैं बात पैरावाइज डिवीजन की। ठीक, कैसे आपको अपने स्पीच या अपने डिबेट को पैरावाइज
प्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले तो हम पैरा 1 में ऑब्वियसली ग्रीटिंग्स और ओपनिंग जो हमने कहा था, गुड मॉर्निंग टू ऑल, आई एम दिस एंड दिस हियर टू प्रेजेंट माय व्यूज ऑन दिस टॉपिक, तो वो सारा कुछ बोलने के बाद, वो करने के बाद एक लाइन ग्रीटिंग की हो गई, 1-1.5 लाइन आपकी ओपनिंग की हो गई। इसके बाद हम लिखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ दैट विल बी ऑलमोस्ट सेम इन स्पीच एंड डिबेट, दोनों में लगभग सेम ही रहेगा। यू कैन स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द टॉपिक स्ट्रेट अवे इन पैरा 1। पैरा 1 में आप सीधे सीधे अपने टॉपिक की बात शुरू कर सकते हैं कि हम इस टॉपिक पर लिखने जा रहे हैं, इस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, तो ये टॉपिक में ऐसा होता है, ऐसा होता है, क्योंकि आप उसका डिक्लेरेशन तो ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके बाद हम पैरा 2 की बात करते हैं और 3 की बात करते हैं। जब हम 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन करेंगे तो हम सिर्फ पैरा 2 लिखेंगे, और जब नेक्स्ट ईयर हम इसी क्वेश्चन को 10 मार्क्स के लिए करेंगे तो हम सेकंड और थर्ड 2 पैराग्राफ लिखेंगे, जिसमें कलेक्ट रेफरेंसेस फ्रॉम लिटरेचर, हिस्ट्री, साइंटिफिक फैक्ट्स, डेटा रिलेटेड टू द टॉपिक। जैसा भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड जो भी एप्लीकेबल इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स और डेटा लिटरेचर में, हिस्ट्री में, साइंस में कहीं भी अवेलेबल है, उन रेफरेंसेस को आप यूज करेंगे और अपने पैराग्राफ्स फॉर्म करेंगे। सेकंड और थर्ड पैराग्राफ जो होगा वो यही होगा, ठीक है। यानी जो बात आपने फर्स्ट पैराग्राफ में शुरू करी है उसको एग्जाम्पल दे दे के प्रूव करना है, आपको आगे बढ़ाना है पैरा नंबर 2 और 3 में। और उसके बाद लास्ट पैरा जो होगा, जो क्लोजिंग पैरा होगा, उसमें आप अपनी बात को कंक्लूड करेंगे और एक एंडिंग नोट ऑफ ग्रेटिट्यूड भी देंगे, बिकॉज आप जरूर एक्सप्रेस करेंगे इस बात को। लास्ट में ऐसे बोल सकते हैं, आई वुड लाइक टू एट लास्ट आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस माई व्यूज फ्रॉम दिस स्टेज, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने स्पीच को या अपनी डिबेट को एक एंडिंग नोट ऑफ ग्रेटिट्यूड जरूर देंगे। तो जनरली आपसे 2 टाइप्स के स्पीच क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट टाइप है गुड और यूजफुल, कोई ऐसा टॉपिक जो अच्छा हो या यूजफुल हो। फॉर एग्जाम्पल, द यूज ऑफ मोबाइल फोन फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, या ऐसा भी पूछ सकते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ वोकेशनल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स, या हो सकता है द नीड ऑफ वैल्यू एजुकेशन। तो ये सारे टॉपिक्स क्या हैं, ये इनके अंदर कुछ यूजफुलनेस इन्वॉल्व है। तो या तो आपसे कुछ गुड और यूजफुल टॉपिक पूछा जा सकता है स्पीच लिखने के लिए, या फिर सेकंड टाइप का क्वेश्चन आ सकता है जिसमें यू आर सपोज टू स्पीक ऑन समथिंग बैड और हार्मफुल। फॉर एग्जाम्पल, you can be asked to speak on the harmful effects of social media or climate change and global warming, the problem of unemployment, the problem of pollution। तो इस तरीके से कुछ बैड या हार्मफुल चीजों पर भी बोलने के लिए आपको कहा जा सकता है। यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी होता है कि आपसे किसी पर्सनालिटी के ऊपर बोलने को कहा जाए, लेकिन ये बोर्ड में इस तरीके का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस तो प्रैक्टिकल लाइफ में ज्यादा है। सपोज करिए आपके स्कूल में कोई फंक्शन है, आपके यहाँ चीफ गेस्ट आए हुए हैं, कोई सेलिब्रिटी है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई पॉलिटिकल लीडर है, या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, वो आया है और आपको उसके बारे में स्पीच देनी है। तो प्रैक्टिकली आपको आना चाहिए कि अगर आपको पर्सनैलिटी के ऊपर बोलना है तो कैसे बोलना है। तो ये 3 तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो स्पीच से रिलेटेड बनते हैं। तो सपोज करिए कि आपको लिखना है किसी ऐसी चीज के बारे में, किसी ऐसी थीम या टॉपिक के बारे में जो गुड है या यूजफुल है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में तो ग्रीटिंग्स और डिक्लेरेशन ऑफ टॉपिक के बाद फर्स्ट पैराग्राफ में आप अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव टेकन द टॉपिक द नीड ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, सो इन द फर्स्ट पैराग्राफ यू विल tell about the meaning of vocational education and how it is related or different from the mainstream education or the academic qualification। इसके बाद सेकंड पैराग्राफ में you will describe the benefits throughout the passage। पूरे
पैसेज में आप वोकेशनल एजुकेशन के या जो भी आपका टॉपिक है उसके बेनिफिट्स बताएंगे। इसके बाद उसको डिफाइन करेंगे और उसके बेनिफिट्स बताते हुए उसका बैकग्राउंड बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका टॉपिक वोकेशनल एजुकेशन वाला था तो आप बता सकते हैं कि कैसे एकेडमिक क्वालिफिकेशन अचीव कर लेने के बाद भी ये पॉसिबल नहीं होता है कि हर आदमी को एक वाइट कॉलर जॉब मिल जाए या जो भी उसका डिजायरेबल जॉब है वो मिल जाए। गवर्नमेंट के लिए भी ये पॉसिबल नहीं होता है दैट इट कैन प्रोवाइड जॉब टू ईच एंड एवरी अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड पर्सन। तो उस हालत में बहुत अच्छा रहता है अगर वो इंसान किसी एक स्किल में एक्सपर्ट है, किसी एक ऑक्यूपेशन में एक्सपर्ट है, उसको कोई ऐसा टैलेंट है जिससे वो अपना खुद का स्टार्टअप सेटअप कर सकता है, कोई इंटरप्रेन्योरशिप कर सकता है। तो इससे वो अपने लिए तो एम्प्लॉयमेंट सेटअप करेगा ही करेगा, वो दूसरे लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट जो है वो दे सकता है। तो इस तरीके से आप बेनिफिट्स बताएंगे, कुछ बैकग्राउंड भी बता देंगे। फॉर एग्जांपल कि जैसे इंडिपेंडेंस से पहले जो महात्मा गांधी थे उन्होंने बेसिक एजुकेशन का कॉन्सेप्ट दिया, क्योंकि उन्होंने उस समय भी ये रियलाइज किया कि इंसान को पढ़ाई आने के साथ साथ एजुकेशन आने के साथ साथ उसको कुछ ना कुछ एक ऐसा हुनर आना चाहिए, कोई ऐसी एक्सपर्टीज होनी चाहिए जिससे वो जब चाहे अपने लिए ऑक्यूपेशन का, अपनी लिवलीहुड का जुगाड़ कर सके। एक्सप्लेन द करंट सिनेरियो, और अब इसी टॉपिक को आपको करंट सिनेरियो में भी वो कितना एप्लीकेबल है ये बताना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आज के टाइम की बात करें, व्हेन इन वेक ऑफ कोरोना पैंडेमिक अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल हैड टू लॉस देयर जॉब फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर्स एंड फ्रॉम अदर काइंड ऑफ जॉब्स, तो उनको छोड़ना पड़ा या उनको उनकी जॉब चले गए। तो अब वापस सब चीजें नॉर्मलाइज हो जाने के बाद इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट टू एंश्योर एम्प्लॉयमेंट टू ईच एंड एवरी पर्सन। तो अब अच्छा क्या होगा कि जो लोग स्किलफुल हैं, जो लोग जिनको कुछ हुनर आता है या जिनको कुछ एक्सपर्टीज है, वो अपने खुद के स्टार्टअप सेटअप कर सकते हैं और दूसरे लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। तो आज के जमाने में तो इसका इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है। इसके अलावा आप अपनी बात को प्रूव करने के लिए कुछ रिसर्च डिडक्शंस भी दे सकते हैं कि एक रिसर्च में ऐसा पता चला है। आप सिंपल लिखिए अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च, और फिर कुछ भी दे दीजिए अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट द पीपल हु आर स्किल्ड हैव a great amount of certainty of getting occupation। इसी तरीके से आप कुछ भी, जरूरी नहीं है कि ये रिपोर्ट आई हो या जरूरी नहीं है कि सर्वे आया हो, लेकिन आप अपनी बात को प्रूव करने के लिए ऐसा डाल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे 99% पीपल आर losing their job because they are only academically strong but not skilled। ऐसे करके आप कोई भी फर्जी सा सर्वे बता सकते हैं अपनी बात को प्रूव करने के लिए, बिकॉज एग्जामिनर इज नॉट गोइंग टू टेल कि जो आप बात कर रहे हैं वो रिसर्च हुआ है, वो सर्वे हुआ है या नहीं हुआ है। थर्ड पैरा में आप बताएंगे वेज टू इम्प्लीमेंट इट, कि जिस चीज की बात आप ऊपर कर रहे हैं, जिस थीम पर आप बोल रहे हैं इतनी देर से, जिसके इतने सारे बेनिफिट्स आपने बताए हैं, उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर वोकेशनल एजुकेशन की बात थी तो आप बता सकते हैं कि कैसे और ज्यादा ITIs खुलने चाहिए, पॉलिटेक्निक स्कूल्स खुलने चाहिए, जहां पर बच्चों को फैशन टेक्नोलॉजी, फूड प्रिजर्वेशन और ऐसे ही बहुत सारी चीजें जो है वो सिखाई जा सकती हैं, जिससे वो टाइम आने पर अपने लिए अपने आजीविका का इंतजाम कर सकें। उसके बाद why it is necessary to do it as soon as possible। लास्ट लाइन में आप बताएंगे कि ये चीज करना जो आप सजेस्ट कर रहे हैं वो जल्दी से जल्दी जरूरी क्यों है। जल्दी से जल्दी जरूरी इसलिए है, अगर वोकेशनल एजुकेशन की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें ये सजेस्टेड है कि 6th क्लास से बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी, क्योंकि आज के जमाने में, इतने कॉम्पिटिटिव और डिजिटली एडवांस्ड जमाने में, हमें पता है कि अगर बच्चा कोडिंग में अच्छा है, अगर बच्चा मॉडर्न ट्रेंड्स के साथ अवेयर है, तो वो बहुत आराम से अपने लिए इस सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट भी ढूंढ पाएगा और एडजस्ट भी कर पाएगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो अ पर्सन, अगर इफ अ पर्सन इज अनएम्प्लॉयड, ही इज मोर प्रोन टू
क्रिमिनल टेंडेंसीज और उसके कई सारे इमोशनल और सोशल डिस्टर्बेंसेस उसकी लाइफ में होते रहते हैं। तो इस तरीके से बताते हुए आपको लास्ट करना है कि क्यों जो चीज की बात आप ऊपर कर रहे हैं उसको जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट करना जरूरी है। तो अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप की स्पीच, जो कि होगी किसी नेगेटिव या हार्मफुल टॉपिक के ऊपर। तो ये देखिए दो तरीके की हो सकती है कि या तो किसी करंट प्रॉब्लम के बारे में हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन, इस तरीके से किसी प्रॉब्लम के ऊपर हो आ सकती है। या फिर कोई इशू भी हो सकता है, कोई सोशल इशू हो सकता है, जैसे करप्शन है, ग्लोबल वार्मिंग है, इस तरीके से भी हो सकती है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो प्रॉब्लम वाला है उसमें क्या करना है, आपको करंट सिनेरियो बताना है कि आज की डेट में जो अगर हम ग्लोबल वार्मिंग का ले रहे हैं तो हम ये देख लेते हैं कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही, कभी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, कभी बारिश होती है तो बहुत ही अनइवन बारिश होने लगती है, जो अंटार्कटिका है या जो बहुत ही कोल्ड प्लेसेस हैं वहां पर बर्फ पिघल रही है, एनिमल्स का सर्वाइवल जो है वो एक इशू हो गया है, एक थ्रेट बन चुका है। ये सारे सिचुएशंस में सर्वाइवल जो है वो बहुत मुश्किल हो गया है। ये तो करंट सिनेरियो हो गया। उसके बाद व्हाई द प्रॉब्लम केम इनटू एग्जिस्टेंस, इसके बाद आप उन फैक्टर्स को एनालाइज करेंगे जो इस प्रेजेंट प्रॉब्लम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कि ये ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का जो प्रेजेंट सिनेरियो है वो आखिर आया कहां से, उसके रीजंस क्या क्या थे, चाहे बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल हो, चाहे पॉल्यूशन हो, चाहे न्यूक्लियर फिशन हो, या और भी ये जो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर हो, ये सारे रीजंस को आप एनालाइज करेंगे। इसके बाद इनके कंसीक्वेंसेस क्या क्या होंगे, अगर ये सिचुएशन परसिस्ट होती रही तो इनके कंसीक्वेंसेस क्या क्या होंगे उनको बताएंगे, इफेक्ट बताएंगे, और सबसे लास्ट में जो जो सॉल्यूशंस आपको पॉसिबल लगते हैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड आप उन सॉल्यूशंस को बता देंगे। तो इस तरीके से आपकी एक स्पीच पूरे तरीके से तैयार हो जाएगी। अब बात करते हैं एक सोशल इशू की। सपोज करिए एक सोशल इशू है, सपोज करिए कि एक डाउरी का इशू है, या डोमेस्टिक वायलेंस का इशू है, या क्राइम अगेंस्ट विमेन का इशू है। इसको अगर हमने उठा लिया तो पहले हम वैसे ही एक्सप्लेन द करंट सिनेरियो, हम करंट सिनेरियो की बात करेंगे कि कैसे दिन पर दिन क्राइम अगेंस्ट विमेन का जो रेशियो है वो बढ़ते जा रहा है। दिल्ली को क्राइम कैपिटल कहते हैं क्योंकि पर डे द न्यूज़पेपर्स एंड द न्यूज चैनल्स आर फिल्ड विद द रिपोर्ट्स ऑफ क्राइम अगेंस्ट विमेन, वेरियस काइंड्स ऑफ heinous crimes are being conducted or perpetrated over the women। तो कैसे वो हो रहे हैं वो सब हम बताएंगे, अलग अलग तरीके के क्राइम्स। उसके बाद ये प्रॉब्लम कैसे आई है, हम उन कुछ फैक्टर्स को एनालाइज करेंगे जो इस प्रेजेंट सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर ऐसा ही होता रहा तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस आगे चल के क्या होंगे, कैसे अगर हमने विमेन को बराबर अपॉर्चुनिटी नहीं दी, अभी जो कंपटीशन का जमाना है, विमेन को भी बाहर निकलना है, जॉब करनी है, पढ़ाई करनी है, अगर एनवायरनमेंट सेफ नहीं होता है, अगर वो सोसाइटी में अपने आप को सेफ फील नहीं करती हैं, तो ये कहीं ना कहीं सोसाइटी का इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब कर देगा। इसके बाद हम कुछ सजेस्टेड सॉल्यूशंस बता सकते हैं, कुछ पर्सनल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे हम कुछ सजेशंस सजेस्ट कर सकते हैं, और कुछ गवर्नमेंट के लेवल पे भी कुछ सॉल्यूशंस को सजेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम लास्ट पैरा लिखेंगे जिसमें हम लिखेंगे व्हाई इट इज नेसेसरी टू सॉल्व द प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल, चाहे ऊपर वाला प्रॉब्लम हो चाहे नीचे वाला प्रॉब्लम हो, चाहे सोशल इशू हो, चाहे सिविक प्रॉब्लम हो, चाहे और कोई एनवायरमेंटल इशू हो, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना क्यों जरूरी है, ये आप अपने क्लोजिंग लाइंस में लिखें। So you can start your speech with the following lines. You can say, in our economy of 21st century or in our society of 21st century। अगर कोई इकोनॉमिकल इशू है तो आप इन अवर इकोनॉमी लिख सकते हैं, अगर कोई सोशल इशू है तो यू कैन राइट इन अवर सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल वी कैन राइट इन अवर इकोनॉमी ऑफ 21st century we can say that unemployment is the greatest issue before the government to deal। फिर सोशल इशू है तो हम कह सकते हैं इन अवर society of 21st century the crime against women
women have rose up to a great extent. इसी तरीके से एक तरीका ये हो सकता है, as the popular saying goes that. तो किसी भी पुरानी पॉपुलर सेइंग से भी आप अपने टॉपिक को स्टार्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं, as the popular saying goes that cleanliness is next to godliness. As the popular saying goes that the sweet are the uses of adversity. तो इस तरीके से आप किसी भी पॉपुलर सेइंग से अपने टॉपिक को स्टार्ट कर सकते हैं. इसके अलावा as rightly said by, you can quote some great person. किसी पुराने महान आदमी के कोटेशन को भी आप यहाँ पे डाल के स्टार्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, as rightly said by महात्मा गांधी that cleanliness is next to godliness. इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग तरीका और होता है जिसमें you can start your topic with a story or a fairy tale related to the topic. For example, if you are writing about the greedy nature of the human being, so you can write the story of the farmer who killed the goose that laid golden egg. तो आप ऐसे करके किसी भी स्टोरी से भी इंटरेस्टिंगली अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर सकते हो. Now some starting lines for conclusion. Last paragraph जो है उसकी starting आपको कैसे करनी है. तो you can start with it is high time to. Suppose करिए कि आप लिख रहे थे evil of corruption के बारे में, तो आप लिख सकते हैं it is high time to get united and deal with the menace of corruption. या आप ऐसे start कर सकते हैं dealing with the corruption is the need of the hour. ऐसे भी कर सकते हैं we need to wake up from our eternal sleep and abolish the menace of corruption if we want to develop our country. इसके बाद एक और तरीका होता है जिसमें आप पहले जो भी required action है वो डाल सकते हैं. To abolish the corruption is mandatory to do or needed to do as actions speak louder than words. तो इनमें से किसी भी एक फ्रेज को यूज करके स्टार्टिंग में यूज करके आप अपने कंक्लूजन को कंप्लीट कर सकते हैं और इफेक्टिवली एक क्लोजिंग दे सकते हैं अपनी स्पीच को. इसके बाद कुछ प्रो टिप्स हैं जिनको आपको याद रखना है. इंटरेक्ट विद द ऑडियंस एंड आस्क देम क्वेश्चंस. तो सबसे पहले ये चाहे आप स्पीच लिख रहे हो चाहे डिबेट कर रहे हो, बल्कि मैं आपसे बात करती हूँ क्योंकि हमें लिखना है, हमें बोलना नहीं है. तो यहाँ तो एग्जाम के लिए आपको लिखना ही है. तो आप अपने कंटेंट को इस तरीके से प्रेजेंट करो कि बीच बीच में आप अपने ऑडियंस को इंटरेक्ट कर रहे हो, है ना, यानी ऑडियंस जो है वो अपने आप को आपके साथ कनेक्ट फील करे. तो इसके लिए आप ऐसे यूज कर सकते हैं, डोंट यू एग्री, डू यू नो. तो इस तरीके से आप उनसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो कि व्हाट डू यू नो अबाउट करप्शन, डू यू नो एवरी थर्ड पर्सन इन आवर कंट्री इज सफरिंग फ्रॉम मालन्यूट्रिशन. इस तरीके के क्वेश्चंस भी आप पूछ सकते हो. या ऐसे लिख सकते हो मैनी सर्वे शोज दैट. तो जो भी आप अपना टॉपिक लिख रहे हो उस पे आप ऐसे लिख दो मैनी सर्वे शोज दैट burning of fossil fuel is the greatest factor for global warming. तो कौन देखने जा रहा है कि ये सर्वे हुआ है या नहीं हुआ है, आपको अपनी बात प्रूव करनी थी तो आपने मैनी सर्वे की हेल्प से कर दिया. यूज एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलर फिगर्स. बीच बीच में आप किसी कुछ पॉपुलर फिगर्स के नाम भी देने हैं. सपोज हम उसके बारे में लिख रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में लिख रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं कि डू यू रिमेंबर द स्पीच ऑफ ग्रेटा थनबर्ग दैट शी डिलीवर्ड इन. तो इस तरीके से आप किसी भी बड़े आदमी का नाम लिखे. Do you know what Mahatma Gandhi said? Do you know what our honorable prime minister wants? तो इस तरीके से आप कुछ पॉपुलर फिगर्स के नाम को अंदर इंक्लूड कर सकते हो, उनके एग्जाम्पल को ले सकते हो. यूज अ recent incident happened to you or displayed on news. कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो आप लिख रहे हो कंटेंट अपने स्पीच का या जो डिबेट आप कर रहे हो उसमें उससे रिलेटेड बात आप न्यूज की हेल्प से बोल दो कि अभी रिसेंटली आई वॉच दिस इन अ न्यूज चैनल, और उसके बाद कि वो ऐसे होता है और आप अपनी बात को प्रूव करने के लिए उस न्यूज चैनल के न्यूज की हेल्प ले लो. ठीक है. इसी तरीके से आप ऐसे भी बता सकते हो कि रिसेंटली मेरे साथ ऐसी घटना हुई.
when I wanted to purchase when I wanted to fill a form, apply for a particular post, but I could not get the opportunity because of the corruption. तो इस तरीके से आप अपना खुद का एग्जाम्पल भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसे करके आप अपनी बात को क्या करते हो, आप अपनी बात को एक्सपेंड कर सकते हो, है ना, यूनिवर्सलाइज कर सकते हो, तो ये और ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। लेकिन डिबेट लिखते समय जो एक मेन बात आपको याद रखनी है वो ये, डोंट बी रूड एट एनी पॉइंट टू द पीपल हु अपोज यू। अगर आप फेवर में लिख रहे हो तो आप फेवर में ही लिखते जाओ, पॉजिटिव बातों के बारे में ही लिखते जाओ, आपको उन लोगों को टारगेट करने की जरूरत नहीं है जो अगेंस्ट में लिख रहे हैं। सिमिलरली अगर आप अगेंस्ट में लिख रहे हो किसी टॉपिक पे, ठीक है, तो आपको उन लोगों को टारगेट करने की या उनके लिए हार्श वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है जो कि उसके फेवर में लिख रहे हैं, ठीक है। यू स्टिक टू योर पॉइंट्स विद कॉन्फिडेंस। तो एक्सक्लूसिवली अगर आपको स्पीच देनी हो इन ऑनर ऑफ समवन, कोई सेलिब्रिटी, कोई चीफ गेस्ट आपके यहाँ आया है और उसके सम्मान में अगर आपको स्पीच देनी है तो आपको क्या करना है वो देखते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में यू विल मेंशन द ऑनर ऑफ देम बीइंग प्रेजेंट अमंग अस। यू हैव टू एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड एंड ऑल्सो टेल देम that you are feeling honored because of the presence of your chief guest with you, कि कैसे आप ऑनर्ड फील कर रहे हैं, ये आपका प्राउड प्रिविलेज है कि आप उनकी एस्टीम्ड प्रेजेंस आपके साथ है और आप ग्रेसफुल फील कर रहे हैं उनके वहां होने की वजह से। सेकंड पैराग्राफ में यू विल इलैबोरेट अचीवमेंट, लाइफ स्टोरी एंड लेसन्स फ्रॉम हिज लाइफ स्टोरी। जो भी आपका चीफ गेस्ट है उसकी लाइफ स्टोरी बताते हुए कैसे उन्होंने अपनी एजुकेशन की, कहाँ से की, उनका जो एरिया ऑफ एक्शन है वो क्या है, जो फील्ड जिसमें उन्होंने काम किया है, कैसे उनकी स्टोरी जो है वो इंस्पिरेशनल है लोगों के लिए, कैसे वो एक आम इंसान से खास इंसान बन गए, कैसे उन्होंने एक नॉर्मल से शुरू करके और एक कुछ स्पेशल अचीवमेंट्स अपनी लाइफ में लिए हैं, वो सारी बातें आपको सेकंड पैराग्राफ में बतानी है। इसके बाद लास्ट पैराग्राफ में आपको बताना है व्हाई डू यू फील प्राउड because of the presence of that chief guest with you, कि वो कौन कौन सी बातें हैं, वो कौन कौन से फैक्ट्स हैं जिनकी वजह से आप उनके लिए प्राउड फील करते हो। लास्ट में आप एक होप एक्सप्रेस करेंगे दैट द पर्सन विल कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस एंड इंस्पायर द मासेस बिकॉज ऑफ देयर डीड्स और देयर एक्शंस, कि कैसे वो लोग बहुत टाइम तक, आगे आने वाले कई समय तक वो पब्लिक को इन्फ्लुएंस करते रहेंगे अपनी विद्वत्ता की वजह से या अपने जो उनका एक्शन उन्होंने किए हैं, जो अचीवमेंट्स उनके हैं, उनसे वो आगे आने वाले कई जनरेशंस को इन्फ्लुएंस करते रहेंगे, इंस्पायर करते रहेंगे। तो इस तरीके से अगर आपको स्पीच देनी है किसी के ऑनर में तो ये 3 पैराग्राफ ड्राफ्ट करके आप उनके बारे में बोल सकते हैं। अब बात करते हैं आपके डिबेट की। डिबेट में आप चाहे फॉर में लिख रहे हो या अगेंस्ट में लिख रहे हो, तो क्या करना है आपको, एक्सप्लेन द टॉपिक। सबसे पहले आपको अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करना है। चाहे आप डिबेट जब लिख रहे हैं तो बिल्कुल स्पीच की तरह ही करना है शुरुआत तो आपको, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ में आपको अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द हार्म एंड डिसएडवांटेजेस और बेनिफिट्स और रेलिवेंस, वो जो भी इशू है उससे क्या क्या नुकसान है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, फायदे हैं तो क्या क्या है और उनका रेलिवेंस क्या है, ये आपको बताना है। ऐसे ही करंट सिनेरियो में उसका क्या है, ये तो पहले क्या था वो हमने बता दिया। करंट सिनेरियो में उसका क्या है, क्या हार्म्स हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या बेनिफिट्स, क्या रेलिवेंस हैं, ये सारी चीजें आपको बताने हैं। फॉर बता रहे हैं, फॉर में लिख रहे हैं, अगर उसके फेवर में लिख रहे हैं तो बेनिफिट्स और रेलिवेंस बताने हैं, और अगर अगेंस्ट में लिख रहे हैं तो हार्म्स और डिसएडवांटेजेस बताने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने डिबेट को कर सकते हो, अपने डिबेट को लिख सकते हो। इसके बाद आपका टॉपिक जो है वो खत्म होता है। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए बहुत प्रैक्टिस करिए। आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उठाइए, वहां से क्वेश्चंस लीजिए और उन पर बेस्ड आप स्पीच और डिबेट्स को लिखने की कोशिश करिए। एंड आई होप यू आर गोइंग टू रॉक इन दिस क्वेश्चन। थैंक यू।